हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दोबारा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका आपके एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स का वेटेज हो सकता है और साथ ही साथ एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कि आपका 15 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें ये एक छोटा सा टॉपिक पूछा जा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूरा बन सकता है आपका सेल के अग्रीमेंट से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। साथ ही साथ उसमें एक ये पॉइंट इंक्लूड किया जा सकता है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, या फिर एक शॉर्ट नोट इसमें आपका आ सकता है जो कि 5 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आपका डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे लिया गया है सेल के अंदर, वो बोलता है सेल का, जिसमें ये कहा गया है द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर एंड अलोंग विद द रिस्क। यानी कि जो भी आपका सामान है जो आप सेल कर रहे हो, मैंने आपसे गाड़ी खरीदी, आपका एक शोरूम है बहुत अच्छा, मैं उसमें आई, मैंने गाड़ी खरीदी और वहां पे क्या हुआ, मैंने आपको पेमेंट की और गाड़ी अपने घर लेकर के चली गई। इसका मतलब क्या है कि जो वो सामान है, जो वो वस्तु है जिसको लेकर के सेल हो रही है, उसकी जो प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ जो उसका रिस्क है वो मेरा हो जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपकी शोरूम से गाड़ी ली, मैंने लेकर के चली गई, उसको चला रही हूँ, अब मैंने उसको खरीद लिया है और नेक्स्ट जो है रेड लाइट पे जाते ही मैंने क्या किया, उसको जो है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं आई भागते भागते आपके पास कि देखो देखो ये गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया, मुझे दूसरी गाड़ी दो, ये तो तुम्हारी खराब गाड़ी है, मुझे दूसरी गाड़ी दो, मैं ये गाड़ी नहीं खरीद रही। तो आप कहोगे नहीं, आपने जो है सेल हमने यहाँ पे कर दी है और साथ ही साथ जैसे ही हमने आपको उस प्रोडक्ट की सेल की है, उसका जो भी रिस्क था वो भी उस गाड़ी के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ आपके पास चला गया है, यानी उस व्यक्ति के पास चला गया है जिसने उसको बाय किया है। तो अब उस गाड़ी के सेल के बाद उस प्रोडक्ट के साथ, उस गुड्स के साथ कुछ भी होता है तो उसका जो रिस्क है वो उसी पर्टिकुलर पर्सन के पास चला जाएगा जिसने उसको बाय किया है। लेकिन अगर बात करें अग्रीमेंट टू सेल की, तो सिंस प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू द बायर, द रिस्क ऑल्सो डज नॉट पास टू हिम। क्या बोला गया है, देखिए आपके पास एक गाड़ी थी, आपका शोरूम नहीं है, आपके पास एक गाड़ी थी, मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता था आप अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हो और मैं खरीदना चाह रही थी, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे और अभी आप बेचना भी नहीं चाह रहे थे, आपका पर्पस था कि मैं कुछ टाइम रुक करके बेचूं। तो हमने जो है एक अग्रीमेंट कर लिया, हम दो व्यक्तियों ने कि हम एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप ये गाड़ी मुझे बेचोगे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, यानी कि आने वाले 3-4 महीने के बाद की हमने डेट डिसाइड कर ली कि इस डेट पे आप मुझे गाड़ी बेचोगे और इतने अमाउंट पे बेचोगे। तो यहाँ पे हमने एक अग्रीमेंट बना लिया कि ये आप मुझे बेचोगे इन फ्यूचर ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, कि फ्यूचर में इस एक निश्चित समय पे एक निश्चित अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया, उस पे आप मुझे ये गाड़ी बेचोगे। तो ये अग्रीमेंट हमारे बीच में हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माल जो है अभी मेरे पास आया नहीं है, पर हम लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अग्रीमेंट हो गया है, अब आप जो ऑनर हो उस गाड़ी के, आपने गाड़ी लेकर के जा रहे हो, टाटा बाय मतलब हंसते गाते जा रहे हो, अग्रीमेंट होने के बाद आप अपनी गाड़ी लेकर के घूम रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, आपकी गाड़ी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, उसमें कुछ गलत हो गया है, वो टूट फाट गई है, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया है और उस सिचुएशन में आप आ रहे हो मेरे पास कहते हुए कि देख देख तूने तो गाड़ी खरीद ली थी ना, तूने गाड़ी खरीदने का जो है अग्रीमेंट किया था, तो अब तू पैसे दे और लेके चले जाइए गाड़ी। तो मैं कहूंगा भाई सुन, देख हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि मैं इसको खरीदूंगा और तू ये मुझे बेचेगा 3 महीने बाद की डेट को, ना कि आज को। तो इसलिए इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस गाड़ी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी प्रॉब्लम है। उस डेट तक तुझे इसका जो भी रिस्क हो रहा है वो तुझे बियर करना पड़ेगा, मैं उसका पेमेंट नहीं दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेल में उसी टाइम पे आपकी जो है रिस्क पास हो जाती है बायर के पास, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता, रिस्क जो है पास नहीं होता बायर के पास, इमीडिएटली पास नहीं होता, ठीक है, इमीडिएटली पास नहीं होता। ऐसा नहीं है अग्रीमेंट कर लिया तो पास हो गया। अब बात करते हैं सेकंड, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसका एक कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है, यानी एक साइड का कंसिडरेशन दिया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेमेंट कर दी है, मैं सेल जो आप कर रहे हो, अब आप सेल कर रहे हो और मैं बाय कर रही हूँ, तो पेमेंट जा चुकी है, अब सेल हो रही है, आप जो है अपना सामान उसको दे रहे हो, तो क्या हुआ, एग्जीक्यूटेड पेमेंट कर दी गई है और आप सामान दे रहे हो। और अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिसमें दोनों साइड से जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर में पे होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं और क्या मतलब है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसका कंसिडरेशन दोनों साइड से अभी जो है आपका सामान जो है, आपका जो समथिंग इन रिटर्न जिसको हम कहते हैं, वो अभी नहीं दिया गया है, फ्यूचर में दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि हम फ्यूचर में बाय करेंगे, फ्यूचर में ये सेल किया जाएगा। तो फ्यूचर में सेल किया जाएगा तो मतलब पैसा भी फ्यूचर में दिया जाएगा और जो सामान है, जो वस्तु है, वो भी फ्यूचर में दी जाएगी। तो इसलिए ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है एंड सेल आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द passage of the property therein to the buyer। अब देखो सेल हुआ, आपने सेल कर दिया, बट सामने वाली पार्टी अब क्या कर रही है, आपको पैसा नहीं दे रही, तो आप उसको क्या है, उसके ऊपर केस कर सकते हो। सेलर जो है, जिसने सामान बेचा है, वो सू कर सकता है किस चीज के लिए, प्राइस के लिए, जो भी उस गुड का प्राइस है। क्योंकि वो जो पासेज है, बिकॉज ऑफ द पासेज ऑफ द प्रॉपर्टी देयरइन टू द बायर, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी, जो आपका गुड्स था, वो आपने उसको जो है ट्रांसफर कर दी है, एक तरह से उसको पास कर दी है। तो ऑब्वियसली आपका पूरा हक है कि आपको भी प्राइस मिले। तो अगर आपका बायर जो है वो रिफ्यूज कर रहा है पेमेंट के लिए, कुछ आनाकानी कर रहा है, तो आप उसको सू कर सकते हो उस सिचुएशन में। बट थर्ड पॉइंट में अगर आप अग्रीमेंट टू सेल में देखो तो द अग्रीव्ड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस वॉज पेबल एट अ स्टेटेड डेट। क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे अग्रीड पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए सूट कर सकती है, ना कि प्राइस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि उस पर्टिकुलर डे पे आप प्राइस जो है दे दोगे, और अनलेस द प्राइस वॉज पेबल एट अ स्टेटेड डेट, और अगर वहां पे नहीं किया, उस स्टेटेड डेट पे उसने जो है प्राइस नहीं दिया, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन लिया गया है। फोर्थ वन इज अ सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड इज द लायबिलिटी ऑफ द बायर। अगर उस गुड्स के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ कोई लॉस होता है, कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी लॉस होता है, तो वो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो बायर के साथ होगी। अभी हमने बात की थी कि रिस्क जो है इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया है अगर आप सेल कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर इमीडिएटली रिस्क ट्रांसफर हुआ है तो जिसके पास रिस्क गया है उसी की लायबिलिटी होगी, तो बायर की ही लायबिलिटी होगी। और जब बात करें आपकी अग्रीमेंट टू सेल की, तो वहां पे सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर। सेलर की लायबिलिटी होगी क्योंकि अभी तक गुड्स पास नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है, अभी अग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी उसको जो है वो पूरा अभी तक उसको सामान दिया नहीं गया है, उसको जो है ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो यहीं पे इसीलिए अग्रीमेंट टू सेल में जो है आपकी लायबिलिटी उसी व्यक्ति के पास होती है जो सेलर होता है, क्योंकि अभी सामान वापस वहां तक नहीं पहुंचा है जिसने उसे बाय किया है। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ब्रीच ऑन पार्ट ऑफ सेलर गिव्स बायर डबल रेमेडी। क्या बोला गया है कि अगर सेलर कोई ब्रीच करता है या सेलर की तरफ से कुछ ब्रीच होता है तो वो बायर को डबल रेमेडी मिलती है। कौन कौन सी डबल रेमेडी? कि वो एक तो सूट कर सकता है फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द सेलर एंड अ प्रोप्राइटरी रेमेडी फॉर ऑफ रिकवरिंग द गुड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी हु ब्रॉट देम। मान लो आपने जो है उसको पैसा दे दिया और आपने जो है सेलर को पैसा दे दिया और उस सेलर ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को वो सामान बेच दिया, ना कि आपको दिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो तरीके के जो है एक रेमेडी अवेलेबल है। आप उसको सू कर सकते हो कि वो आपको जो है पैसा भी दे, या फिर आप उसको सू कर सकते हो कि वो थर्ड पार्टी से वो जो सामान उसने उसको बेच दिया जो आपको बेचना था वो रिकवर करवा करके आपको दे। बट यहीं पे अग्रीमेंट टू सेल में अगर देखें, द seller being still the owner of the goods may dispose of them as he likes and the buyer's remedy would be to file a suit for damage only। क्या बोला है कि जो सेलर है यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल में, उसकी इच्छा है अगर वो कुछ भी करना चाहे, उसको डिस्पोज करना चाहता है, कोई इशू नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बायर के पास कौन सी रेमेडी अवेलेबल होगी? बायर के पास सिर्फ एक रेमेडी अवेलेबल होगी कि जो उसको डैमेजेस हुए हैं, यानी जो सामान उसको मिलने वाला था पर नहीं मिल पाएगा इन कमिंग फ्यूचर, इनका कमिंग 3 months जो भी डिसाइड हुआ था वो नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से जो उसको डैमेजेस फेस करने पड़ेंगे वो सिर्फ उसी के अगेंस्ट जो है उसको सू कर सकता है सेलर को, ना कि उसके और किसी चीज की वजह से कि तुम मेरे को वहां से ला करके दे, क्योंकि ये सिर्फ अग्रीमेंट हुआ था, एक्चुअल सेल नहीं थी। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको इसका पूरा अच्छे से डिफरेंस समझ आया हो। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। ये नोट्स जो हैं हम अपने कॉमर्स टॉपर चैनल हमारे टेलीग्राम पे है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहां इसको अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।